गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल दैट इज राइबोसोम। राइबोसोम आर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल ऑफ जॉर्ज पैलेट। जो एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज पैलेट, इन्होंने एक डेंस पार्टिकल देखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। ठीक है, और ये क्या था? राइबोसोम था। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो ये ऐसे पार्टिकल्स थे सेल के अंदर जो किस चीज़ के बने हुए थे? राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और प्रोटीन्स के, और इनके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं थी। The eukaryotic ribosome are 80S, while the prokaryotic ribosome are 70S. Each ribosome has two subunits, larger and smaller subunit. हम जानते हैं कि जो राइबोसोम होता है उसके पास क्या होती हैं? दो सब यूनिट होती हैं, और ये सब यूनिट आपस में डिफरेंट सब यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बनी रहती हैं। एक जो यूनिट होती है उसका शेप थोड़ा बड़ा होता है जिसे लार्जर सब यूनिट बोला जाता है, और एक का साइज स्मॉल होने की वजह से उसे स्मॉलर सब यूनिट बोला जाता है। द टू सब यूनिट जो होती हैं, ये दोनों सब यूनिट ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अलग अलग एस से मिल करके बनी रहती हैं, शेप से मिल करके। यूकैरियोटिक सेल के अंदर इनका स्ट्रक्चर 60 और 40 टू सब यूनिट के मिलने से 80S वाला होता है, और प्रोकैरियोट्स के अंदर 50 और 30S को सेव वर्ग यूनिट भी इसे बोला जाता है। उनके आपस में मिलने से इनका फॉर्मेशन होता है। स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इसको जो एस है ये किस चीज़ के लिए होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। ये किस पे डिपेंड करता है? जो सेल्स प्रेजेंट रहती हैं या जो पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं वो कितने डेंस हैं राइबोसोम के अंदर, और उनका साइज कितना है, इस पे ये डिपेंड करते हैं। बोथ 70S एंड 80S राइबोसोम्स आर कंपोज ऑफ टू सब यूनिट। लेकिन जितने भी 70S और 80S के राइबोसोम्स पाए जाते हैं सेल्स के अंदर, वो टू सब यूनिट से मिल करके बने रहते हैं। तो जो राइबोसोम है वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे सेल का, क्योंकि इसका मेन वर्क क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एमिनो एसिड की चेन ट्रांसफर आरएनए के साथ राइबोसोम के इन दोनों सब यूनिट के बीच में आकर के मिलती है, और तब जाकर के जो एमिनो एसिड है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन में उसकी कॉपी बनती है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्पफुल है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है वो साइटोस्केलेटन, एन elaborate network of filamentous proteinaceous structure consisting of microtubules, microfilaments, and intermediate filament present in the cytoplasm is collectively referred to as the cytoskeleton। तो इतने डिफरेंट टाइप के फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहती हैं, उनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? साइटोस्केलेटन। दे आर साइटोस्केलेटन इन सेल are involved in many functions such as mechanical support, motility, maintenance of shape of the cell। तो इनका अलग अलग वर्क हमें देखने को मिलता है। ये इन्वॉल्व रहती हैं मैकेनिकल सपोर्ट में,
सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, सेल की मोटिलिटी को मेंटेन करती हैं और इसके साथ ही सेल के शेप को भी मेंटेन करती हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, सीलिया एंड फ्लैजिला। सिंगुलर फॉर्म में इसे सीलियम बोला जाता है, फ्लैजिला को फ्लैजिलम बोला जाता है। दोनों क्या हैं? दोनों हेयर लाइक आउटग्रोथ हैं ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। Cilia are small structure which work like oars, causing the movement of either the cell or the surrounding fluid. Cilia क्या होती हैं? काफ़ी छोटे और काफ़ी ह्यूज नंबर में ऑर्गेनिज्म की बॉडी आउटर मेम्ब्रेन में आउटग्रोथ के रूप में, हेयर लाइक आउटग्रोथ के रूप में दिखाई देती हैं। और ये कैसे होती हैं? ये ओरस के रूप में क्या करती हैं? या तो बॉडी को मूवमेंट करती हैं या फिर सराउंडिंग मीडियम जिसमें ऑर्गेनिज्म लिविंग स्टेट, जो सेल है वो लिविंग स्टेट में है, उसका मूवमेंट करवाती है। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो possesses flagella, but these are structurally different from the eukaryotic flagella. प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में भी फ्लैजिला पाई जाती हैं, बट जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है यूकैरियोटिक फ्लैजिला से। ठीक है। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ द कैल्शियम और द फ्लैजिलम, सीलियम और फ्लैजिलम, shows that they are covered with a plasma membrane. जो फ्लैजिलम है या सीलियम है वो काहे से कवर्ड रहते हैं? वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं। दिस कोर कॉल्ड द एक्सोनीम, और इसको एक्सोनीम का कवर बोला जाता है। पोजेसेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, और यहाँ पर लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल में काफ़ी सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? रन कर रहे होते हैं। ठीक है। जैसे ये एक फ्लैजिला है, तो फ्लैजिला के बाहर जो एक्सोनीम का कवर है वो क्या है? वो अरेंजमेंट है डिफरेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जो पैरेलल एक्सिस में क्या करते हैं? रन करते हैं। द एक्सोनीम यूजुअली हैज़ 9 डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, और यहाँ पर लगभग 9 क्या रहते हैं? डबल रेडियली अरेंज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स which is arranged of axonemal microtubule is referred to as 9+2 array, as फिगर आपको 8.10 में दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डिफरेंट पार्ट्स में, अलग अलग पोजीशंस में डिफरेंट पार्ट दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये सेंटर स्लीथ वाला पार्ट है और ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स इंटरब्रिज यहाँ पर प्रेजेंट है, कैसे वो आपस में कनेक्टेड है। द सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय ब्रिज एंड इज ऑल्सो इनक्लोज्ड बाय अ सेंट्रल स्लीथ। इसके अलावा वो एक सेंट्रल स्लीथ से भी कवर रहता है इसके साथ साथ। ठीक है। ये रेड वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? सेंट्रल स्लीथ। इसके बीच में क्या पाई जाती है? फ्लैजिला पाई जाती है। Thus, there are 9 radial spokes. The peripheral doublet are also interconnected by linkers. Both the cilium and flagellum emerge from centraloid-like structure called the basal bodies. तो basal bodies के द्वारा यहाँ पर जो फ्लैजिला है या फिर सीलियम है वो बाहर की ओर निकले रहते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली कनेक्टिंग टू सिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोलस। तो ये क्या है? सेंट्रोसोम काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है सेल का। ये हेल्प करता है सेल डिवीजन के टाइम पे
सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करने में। ठीक है, ये दो पार्ट्स से आपस में कनेक्ट रहते हैं। दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरिसेंट्रुलर मेम्ब्रेन के द्वारा ये आप चारों ओर से कवर्ड रहते हैं। बोथ द सेंट्रिओल्स इन अ सेंट्रोसोम lies perpendicular to each other in which each has an organization like a cartwheel। तो यहाँ पर क्या रहता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं दोनों के दो जो सेंट्रियोल्स होते हैं। अगर एक ही डायरेक्शन नॉर्थ साउथ है तो दूसरे की डायरेक्शन ईस्ट और कहाँ रहती है, वेस्ट की ओर रहती है। ठीक है, ये ऐसे पोजीशन में एक दूसरे के परपेंडिकुलर कार्टव्हील के जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। दे आर मेड अप ऑफ 9 illivally shaped peripheral fibers of tubulin proteins। ट्यूबुलिन प्रोटीन के 9 यहाँ पर क्या रहते हैं, पेरिफेरल फाइबर्स रहते हैं। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइबर इज़ अ ट्रिपलेट। और हर एक जो पेरिफेरल फाइबर है वो 3 अलग अलग फाइबर से मिल करके बना होता है। द अर्जेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक्ड। और ये सारे के सारे जो ट्रिपलेट होते हैं 9 के 9, ये क्या रहते हैं, आपस में कनेक्टेड रहते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द proximal region of the centriole is also proteinous which called the hub। और इसका जो इनर पार्ट है वो क्या होता है, वो भी प्रोटीनियस होता है और इसको हब बोला जाता है। विच इज़ कनेक्टेड विथ ट्यूब्यूल ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय अ रेडियल स्पोक के द्वारा। वो किससे कनेक्टेड रहता है, पेरिफेरल जो ट्रिपलेट हैं उनके साथ। और क्या बनाता है, मेड ऑफ प्रोटीन। और एक किसके बने रहते हैं स्पोक, ये प्रोटीन्स के बने रहते हैं। द सेंट्रियोल्स फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला and the spindle fiber that give rise to spindle apparatus during cell division of in animal cell। केवल एनिमल सेल के अंदर ही आपको क्या देखने को मिलते हैं, सेंट्रियोल्स देखने को मिलते हैं जो सेल डिवीजन के टाइम पे सेल को डिवाइड करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज न्यूक्लियस। Nucleus as the cell organelle was first described by रॉबर्ट ब्राउन। जो साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने 1831 में क्या बताया था कि सेल के सेंटर वाले रीजन में एक पार्ट पाया जाता है जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन बाय द बेसिक डाइज was given द नेम क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। और सेल डिवीजन की जो अलग अलग स्टेट हैं उनमें से एक स्टेट में फ्लेमिंग ने क्या किया था, बेसिक डाइस का यूज़ करके न्यूक्लियस में को डिस्कवर करने का काम किया था। और उन्होंने इसे क्या बोला था, क्रोमेटिन। द इंटरफेस न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इज नॉट डिवाइडिंग हैज़ हाईली एक्सपेंडेड with elaborate nucleoprotein fibers called chromatin। न्यूक्लियस का अगर हम जनरली स्ट्रक्चर देखें तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो उसको हम इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, अधिकतर जो रीजन्स है वो फाइबर से मिलकर के बना है। और ये फाइबर्स को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियो प्रोटीन का ये बना रहता है। इसको न्यूक्लियोप्रोटीन बोला जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर या फिर क्रोमेटिन। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। इसके अंदर एक ऐसी बॉडी पाई जाती है जहाँ पर कोई भी फाइबर प्रेजेंट नहीं रहता है, कोई भी क्रोमेटिन प्रेजेंट नहीं रहते हैं, और इसका स्ट्रक्चर थोड़ा स्फेरिकल देखने को मिलता है, तो इसको न्यूक्लियाई या फिर सिंगल इसे न्यूक्लियस बोला जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज़ रिवील्ड that the nuclear envelope, which consists of two parallel membrane with a space between called the perinuclear space। क्या होता है, जो न्यूक्लियर
न्यूक्लियोलस होता है उसकी मेम्ब्रेन 2 लेयर्स की बनी रहती है, जिनके बीच में क्या पाए जाते हैं, स्पेस पाए जाते हैं, जिनका साइज 10 से 50 नैनोमीटर तक होता है। तो इन स्पेसेस को क्या बोला जाता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस form the barrier between the matrix present inside the nucleus and that of the cytoplasm। तो साइटोप्लाज्म और साथ ही जो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है उसके बीच में ये क्या करता है, एक बैरियर के रूप में वर्क इसका होता है। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड रहती है इसकी आउटर मेम्ब्रेन विद एंड ऑल्सो बेयर्स राइबोसोम ऑन इट। और उसमें साथ साथ क्या पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक में अटैच राइबोसोम भी प्रेजेंट रहते हैं। एट द नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ न्यूक्लियर इनवेलप इज इंटरप्रिटेड बाय अ माइन्यूट पोर। और काफ़ी ज़्यादा नंबर में डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस में न्यूक्लियर इनवेलप क्या रहती है, इंटरप्रेटेड रहती है। वहाँ पर माइन्यूट पोर्स देखने को मिलते हैं विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन। और ये किस वजह से होते हैं, उसकी जो डबल मेम्ब्रेन है उसके आपस में फ्यूज होने की वजह से, जुड़ने की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। दीज न्यूक्लियर पोर आर द पैसेज थ्रू विच द मूवमेंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन molecules take place in both direction between the nucleus and the cytoplasm। तो इन पोर्स के द्वारा ही, इन न्यूक्लियर पोर्स के द्वारा ही जो RNA है या फिर प्रोटीन है उसका बोथ डायरेक्शन में क्या होता है, मूवमेंट देखने को मिलता है। Normally, there is only one nucleus per cell. Variation in the number of nuclei are also frequently observed। क्या होता है, नॉर्मली अगर हम देखें तो किसी भी सेल के पास केवल एक न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन इनमें वेरिएशंस, इनके नंबर्स में वेरिएशंस हमें डिफरेंट सेल्स के अंदर देखने को मिलती है। कैन यू रिकलेक्ट नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन 1 or 2 न्यूक्लियाई पर सेल? सम मैच्योर सेल इवन लेक न्यूक्लियस। क्या होता है, कुछ ऐसी सेल्स भी प्रेजेंट रहती हैं जिनमें न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता है, जैसे यूथ्रोसाइट ऑफ मैनी मैमल्स। जैसे कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं बहुत सारे मैमल्स की, उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। सीप ट्यूब सेल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, जाइलम और फ्लोएम के अंदर जो सीप ट्यूब पाई जाती हैं उनमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। वुड यू कंसिडर दी सेल एज लिविंग? क्या आप ऐसी सेल्स को लिविंग सेल बोलेंगे? द न्यूक्लियर मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियर प्लाज्म कंटेन न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन। तो जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोला जाता है। उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियस और क्रोमेटिन। द न्यूक्लियाई आर स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियर ओलाई होते हैं वो कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल स्पेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं और ये न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। दे कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस is continuous with the rest of the nucleoplasm as it is not membrane bound structure, it is the site for active ribosomal RNA synthesis। और ये ऐसी साइट होती है जहाँ पर क्या होता है, एक्टिवली राइबोसोमल RNA का फॉर्मेशन किया जाता है। लेजर एंड मोर न्यूमेरियस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। और ऐसी सेल्स में ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं जिनमें जिन सेल्स का वर्क क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।